इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल टू की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। मेघालय से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नक्सली गांव वालों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। नक्सलियों को शक था कि ये लोग पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते थे। हाथों में लाठी डंडा लिए नक्सली गांव पहुंचे और उनके हाथ पैर बांध दिए और फिर इन्हें बेरहमी से पीटा। नक्सलियों ने लाठी डंडों से उन्हें तब तक पीटा जब तक ये लोग बेहोश नहीं हो गए। नक्सलियों ने बाकायदा जन अदालत लगाकर उनकी पिटाई की। इस दौरान उन्हें रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में लड़की के घरवाले ने लड़के और उसके भाई पर हमला कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां बदमाशों ने एक नामी अस्पताल पर बम से हमला कर दिया। तस्वीरों में बदमाश बम फेंकते नजर आ रहे हैं। हमले में एक महिला बाल बाल बच गई। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि दो बाइक पर सवार बदमाश यहां पर आए और लूटपाट की इरादे से यहां बम फेंका। पीछे बैठे बदमाश ने दो बम लगातार अस्पताल पर फेंके। हमले से अस्पताल के शीशे टूट गए। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हमले की वजह साफ नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ में बाइक शोरूम के मालिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने शोरूम पर धावा बोल दिया। उसके मालिक को बुरी तरह से पीटा। मारपीट के दौरान बदमाश दुकान से 1.5 लाख रुपए कैश भी ले गए। सीसीटीवी में कैद वीडियो फुटेज से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार के आरा में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। छात्र फीस बढ़ाने को लेकर कोचिंग संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की तो वो हिंसा पर उतर आए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नाराज छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। कई मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के एक स्कूल में भूत होने की अफवाह फैलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल में कुछ छात्रों की कटी हुई उंगलियां मिलने की खबर फैली। इसी से गुस्साए परिजनों ने स्कूल में घुसकर वाइस प्रिंसिपल और टीचरों की पिटाई कर दी। स्कूल में हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। उधर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में भूत होने की बात को अफवाह करार दिया। बच्चों की कटी उंगलियां मिलने की खबरों को भी खारिज कर दिया। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 5 में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। गुस्सुक महिला और उनके बेटे की लाश उनके घर से मिली। घर में सिर्फ मां और बेटे रहते थे। दोनों पर चाकू जैसी धारदार चीज से चोट के निशान है। घर में लूटपाट नहीं हुई है, इसीलिए हत्या के पीछे रंजिश की आशंका है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में चेन स्नैचिंग और सीनियर सिटीजन के खिलाफ बढ़ती आपराधिक वारदातों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। मयूर विहार थाने पहुंचकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान निगम पार्षद संध्या वर्मा ने थाने के गेट पर ताला जड़ दिया और एसएचओ समेत बाकी पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर एसीपी पहुंचे। सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया, तब जाकर लोग शांत हुए। नोएडा में उपचुनाव से ऐन पहले बड़ी वारदात हुई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया। ये सभी बदमाश बाइक से नोएडा की तरफ जा रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। 5 बदमाश भागने में कामयाब रहे। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में कोठी में काम करने वाली नाबालिग नौकरानी की खुदकुशी का मामला सामने आया। घर के मालिक जहां इसे खुदकुशी बता रहे हैं, वहीं मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हापुड़ में मोनार्ड विश्वविद्यालय के नेपाली छात्र की मौत का मामला शुक्रवार को दिल्ली तक पहुंच गया। मृतक छात्र के परिजनों और दोस्तों ने न्याय की मांग को लेकर नेपाली दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि रैगिंग का विरोध करने पर छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही। मृतक छात्र विशाल मोनार्ड विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो सेकेंड ईयर में था। राजस्थान के उदयपुर में एक बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गई। आग की चपेट में आने से एटीएम जलकर खाक हो गया। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। वो सेकेंड ईयर में था। राजस्थान के उदयपुर में एक बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गई। आग की चपेट में आने से एटीएम जलकर खाक हो गया। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। आगरा के कमला नगर इलाके में कपड़े के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
दमकल की 3 गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। मुंबई से सटे ठाणे में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर शोरूम से जा भिड़ी। गनीमत रही कि शोरूम बंद था और शटर से टकराकर कार रुक गई। कार में 2 लोग सवार थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरा शख्स मामूली रूप से जख्मी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से पीएम नेशनल रिलीफ फंड में दान देने की अपील की है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 1 सदी में ऐसी तबाही जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आई थी और ये एक राष्ट्रीय आपदा जैसी तबाही है। राहत टीम के साथ मारपीट के पीछे अलगाववादियों के हाथ होने की खबरों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ध्यान सिर्फ राहत पहुंचाने पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी पर चिंता जाहिर करते हुए इसे बेहद गंभीर मसला बताया। कोर्ट ने कहा कि लाखों लोगों को खाना पीना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उन्हें फौरन बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी घटने से राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। करीब 5 लाख लोग अभी भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। अब तक 1,30,000 लोगों को बचाया जा चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार जा चुका है। सेना के जवानों में राहत और बचाव के काम में पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है। जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों से नाव के जरिए लोगों को बचा रहे हैं। श्रीनगर में सेना की सबसे बड़ी कैंटोनमेंट भी पूरी तरह पानी में डूब चुका है। इंडिया न्यूज ने इस कैंटोनमेंट का जायजा लिया। श्रीनगर में बादामी बाग का इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहां स्थित आर्मी स्कूल भी पूरी तरह से पानी में डूब गया। इंडिया न्यूज ने श्रीनगर के स्वतांग इलाके का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि यहां पीने के पानी नहीं होने के चलते लोग सड़कों पर जमा पानी उबालकर पीने को मजबूर है। इंडिया न्यूज की एक और टीम ने श्रीनगर में गुरुद्वारे का जायजा लिया। बाढ़ से रेस्क्यू किए गए लोगों ने कई दिन से इस गुरुद्वारे में शरण ली हुई है। इंडिया न्यूज की टीम ने श्रीनगर के हाजी मोहल्ले का जायजा लिया। यहाँ लोगों के घरों में दरार आ गई है और लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हमने श्रीनगर के रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया। रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरा हुआ है। स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा है। हमारी टीम ने श्रीनगर में एयरफोर्स के बेस कैंप का भी जायजा लिया, जहां सैकड़ों टूरिस्ट को रेस्क्यू कर लाया गया। इंडिया न्यूज की टीम ने श्रीनगर के एयरबेस कैंप का भी जायजा लिया। यहां हर घंटे 17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ान भरते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे एयरफोर्स के जवान लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। एयरफोर्स के विमान से हमने पूरा ऑपरेशन कैमरे में कैद किया। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें भी हमने देखी। यहां से करीब 1400 लोगों को एयरफोर्स ने फ्लाइट के जरिए अलग अलग इलाकों तक सुरक्षित पहुंचाया। एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद टूरिस्टों ने जवानों का शुक्रिया अदा किया। ये लोग श्रीनगर के कई इलाकों में पिछले 6 या 7 दिन से फंसे हुए थे। बाढ़ से प्रभावित जम्मू में हालात सुधरने के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। कई इलाकों के स्कूल खुल गए हैं। जम्मू में भले ही हालात सुधर रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में अभी ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को 3,50,000 रूपये मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा जिन लोगों के घर बर्बाद हुए उन्हें पहली किस्त के तौर पर 75,000 रूपये दिए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 6 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। मुख्यमंत्री ने आज सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बाढ़ से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। बाढ़ पीड़ितों बिहार सरकार की ओर से तैयार की गई राहत सामग्री पिछले 4 दिन से बिहटा एयरफोर्स बेस पर यूं ही पड़ी है। 1 दर्जन ट्रक में भरी ये राहत सामग्री अब तक श्रीनगर नहीं पहुंच पाई है। बिहार सरकार के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हरियाणा सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 50,000 क्विंटल राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री से भरे ट्रकों को दिल्ली से रवाना किया गया। गुजरात के भरूच में ढाढर नदी के उफान से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी और आसपास के इलाके के 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से सड़क जगह जगह कई फीट नीचे तक धंस गई। सड़क के धंसने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 9 राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती 16 सितंबर को होगी। विधानसभा की 33 सीटों में उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 8, राजस्थान की 4, असम की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें हैं। यूपी की जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पर बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दलों का कब्जा रहा है। लोकसभा की 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे रही। यूपी में सहारनपुर नगर, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन, लखनऊ, पूर्वी हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, बल्हा और रोहनिया विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो गई थी।
यूपी के नतीजे 2016 के चुनाव का एजेंडा तय कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने लव जिहाद जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। गुजरात की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। मोदी के पीएम बनने के बाद गुजरात में पहला चुनाव है। लोकसभा के जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें है गुजरात की वडोदरा, यूपी की मैनपुरी और तेलंगाना की मेडक सीट। वडोदरा सीट पीएम मोदी, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव और मेडक तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने खाली की है। मैनपुरी में मुलायम परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। यहां से परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी मुलायम के पोते तेज प्रताप सिंह चुनावी मैदान में। मैनपुरी को मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। 4 महीने पहले मुलायम सिंह यहां से 3.5 लाख वोटों से जीते थे। यहां से बीएसपी और कांग्रेस ने जहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने पिछड़ी जाति के प्रेम कुमार शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। मुलायम परिवार को कड़े मुकाबले का एहसास है, लिहाजा खुद मुलायम और अखिलेश ने यहां रैलियां की और पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक उपचुनाव पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे। चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 15 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 19 अक्टूबर को एक साथ दोनों राज्यों में वोटों की गिनती होगी। दोनों ही राज्यों में 20 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 29 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। भयंकर बाढ़ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर आयोग की नजर है और हालात सुधरने के बाद फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, यानी सरकार अब कोई नया ऐलान नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 8 करोड़ 25 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए 90,403 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 1 करोड़ 61 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा में वोटिंग के लिए 16,244 पोलिंग बूथ बनाए जाने की योजना है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद कहा कि महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं। एनसीपी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पवार सिर्फ अपने कद के नेताओं के साथ प्रचार करेंगे, यानी वो सोनिया के साथ ही मंच साझा करेंगे। राहुल के साथ एनसीपी के युवा नेता प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एनसीपी 16 सितंबर को कोल्हापुर से चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हुड्डा ने डीजल पर सब्सिडी देने और सूखा पीड़ितों की मदद करने का ऐलान किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के लिए कल हुई वोटिंग के बाद आज मतगणना होगी। मुख्य टक्कर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच है। फिलहाल छात्र संघ की 4 सीटों में से 3 पर एबीवीपी काबिज है। पिछले साल चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव जीते थे। वोटों की गिनती सुबह शुरू हो जाएगी और दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद है। इससे पहले कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतदान हुआ। इस बार कुल 42.3% वोटिंग हुई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले गए। यहां मुख्य मुकाबला आयसा और एसएफआई के बीच है। मैदान से फिलहाल दूर क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में पार्टी दफ्तर में मुलाकात की। खबर है कि युवराज सिंह महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि यूपी ने सफाई दी कि मुलाकात कैंसर पेशेंट्स को लेकर थी। आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बीजेपी के शेर सिंह राणा ने पार्टी को अपनी सफाई दे दी। अपनी सफाई में शेर सिंह राणा ने आप नेताओं को 4 करोड़ की पेशकश करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। शेर सिंह डागर ने पार्टी को बताया कि आपके नेता उनसे मिले थे और वो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए शेर सिंह राणा पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे जवाब मांगा था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर फैसला उपराज्यपाल ही करेंगे और इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। राजनाथ ने कहा किसी पार्टी को न्योता देने उपराज्यपाल का विवेकाधिकार है। रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकाल दी है। राजेश गर्ग ने कहा कि दिल्ली के 67 समेत 60 विधायक नहीं चाहते कि दिल्ली में चुनाव हो और उनमें से वो भी एक है। केजरीवाल ने दावा करते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली में नए सिरे से चुनाव चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आम विधायक राजेश गर्ग ने हंगामा कर दिया। राजेश गर्ग को विधानसभा सचिव की नियुक्ति को लेकर आपत्ति थी। राजेश गर्ग ने स्पीकर पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र में एक नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट है। कांग्रेस और एनसीपी की मदद से एमएनएस ने नासिक में मेयर का चुनाव जीत लिया है। एमएनएस उम्मीदवार अशोक मुर्तादक को 122 में से 75 वोट मिले। कांग्रेस और एनसीपी के पार्षदों ने एमएनएस के पक्ष में वोट दिया। इससे पहले एमएनएस को यहां बीजेपी का समर्थन था, मगर कुछ दिन पहले बीजेपी ने शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में चुनाव की आहट के साथ ही टोल पर राजनीति तेज हो गई है। ठाणे के मुंब्रा टोल पर नाके पर तोड़फोड़ की गई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और ठाणे के मेयर संजय मोरे ने टोल नाके के मैनेजर को टोल नाका बंद करने के लिए कहा है। इसी दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू की और केबिन में पड़े सामान और कंप्यूटर को तोड़ दिया। ठाणे में 18 से 20 टोल नाके पड़ते हैं, जिसके चलते कई बार सियासी पारा गर्मा चुका है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और राज्य भर में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र में 220 टोल नाके बंद करने का ऐलान किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधार योजना की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आज उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कुछ अहम विभागों के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार इस योजना को तेजी देना चाहती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकारी सब्सिडी वाली तमाम योजनाओं में होना है। सरकार इस योजना में ढिलाई से चिंता में है। खासतौर पर यूपी और बिहार में कम नामांकन के चलते तमाम दिक्कतें आ रही हैं। देश भर में अभी तक कुल 67 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 4.62 करोड़ आधार नंबर ही जारी किए जा सके हैं, जबकि उसकी आबादी 19.95 करोड़ है। वहीं बिहार में 10.38 करोड़ की आबादी पर 1.41 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा सके हैं। मुंबई में हार्ट सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे लालू प्रसाद यादव को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आरोटिक स्टेनोसिस की शिकायत के बाद लालू को पिछले महीने मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया था। 27 अगस्त को उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। करीब 6 घंटे तक लालू के 3 ऑपरेशन हुए थे। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 100 दिनों के दौरान अपने मंत्रालय के कामकाज का लिखा जोखा देने सामने आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय का काम 2020 की तरह चौके छक्के लगाने का नहीं, बल्कि टेस्ट मैच की तरह पारी जमाने का है। राजनाथ सिंह से जब पीएम से उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संबंध पहले भी मधुर थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद एक बड़ी समस्या माना और कहा कि अगर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़े तो बातचीत हो सकती है। लव जिहाद पर राजनाथ सिंह ने कन्नी काट ली। राजनाथ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि लव जिहाद की परिभाषा क्या है। सूत्रों से खबर है कि अमेरिका के मिशन लादेन की तरह भारत दाऊद इब्राहिम के लिए अभियान चला सकता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस पर काम कर रहे हैं, जिस पर पीएम और गृह मंत्री की भी नजर है। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संकेत दिया है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ना सरकार की प्राथमिकता में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साईं के खिलाफ मुहिम चलाने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक और बेतुका बयान दिया है। अब शंकराचार्य ने कहा है कि नवरात्रों के दौरान दुर्गा पंडालों में न तो साईं की मूर्ति रखी जाए और न ही पूजा की जाए। शंकराचार्य ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए थे, उसकी तुलना मौजूदा कांग्रेस से नहीं की जा सकती। लव जिहाद को शंकराचार्य ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया और कहा कि इससे सावधान रहने की जरूरत है। 4 बार सांसद और मशहूर गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ का निधन हो गया। महंत अवैधनाथ को 1 महीने पहले तबियत बिगड़ने पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सेहत में सुधार न होने के बाद शुक्रवार को एयर एम्बुलेंस से उन्हें गोरखपुर ले जाया गया, जहां गोरखनाथ अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महंत अवैधनाथ यूपी के गोरखपुर में मौजूद नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर थे। महंत अवैधनाथ की राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका रही और वो गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रहे। महंत अवैधनाथ के पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए गोरखनाथ मंदिर में रखा जाएगा और रविवार को उन्हें समाधि दी जाएगी। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में सांसद समेत 8 लोग जख्मी हो गए। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। इस विवाद को लेकर सलमान के खिलाफ दिल्ली में कोटला मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन जेडीयू विधायक शोएब इकबाल की अगुवाई में हुआ। जेडीयू विधायक ने सलमान के खिलाफ चांदनी महल थाने में केस दर्ज कराया। शोएब ने सलमान को इस्लाम विरोधी बताते हुए धर्मगुरुओं से उनके बहिष्कार की अपील की। एक्टर सलमान खान एक नए विवाद में फंस गए हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज हुआ है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम की शिकायत पर सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
दरअसल सलमान ने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के फैशन शो में मॉडल की ड्रेस के निचले हिस्से में अल्लाह लिखा हुआ था, जिसे लेकर विवाद हुआ। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी। कोहली की पुनर्विचार याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी, तभी फांसी को लेकर फैसला होगा। 2G घोटाले के आरोपियों से मिलने को लेकर सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सिन्हा ने सील बंद लिफाफे में अपना जवाब सौंपा। दरअसल सीबीआई डायरेक्टर पर आरोप लगा था कि वो 2G घोटाले के आरोपियों से घर पर मिलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उनसे जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद अशोक चौहान को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग को नोटिस को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने चौहान को गलत चुनाव खर्च बताने पर कारण बताओ नोटिस भेजा। मामला 2009 विधानसभा चुनाव का है। मुंबई में डांस बार पर लगी रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आदेश के बावजूद डांस बार पर रोक क्यों है। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में विकलांगों को आरक्षण देने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने प्रमोशन में विकलांगों को आरक्षण देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सरकार की अर्जी खारिज हो गई। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय इंडियन मुजाहिदीन समेत दूसरे आतंकी संगठनों के निशाने पर। नक्सली अपने गिरोह में शामिल लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं। खुलासा नक्सलियों के गिरोह में शामिल एक नाबालिग लड़की ने किया है। इस लड़की ने रांची पुलिस के सामने सरेंडर किया। यह लड़की 5 साल तक नक्सली नेता कुंदन पाहन के गिरोह में शामिल रही। यूपी के संभल में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका के कई बॉयफ्रेंड हैं। यूपी के सीतापुर में जायदाद को लेकर हुए विवाद में बड़े बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी और बच्चे समेत फरार है। यूपी के सहारनपुर में लोगों ने 2 जेब कतरों को जेब काटते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर धुनाई कर दी। ये दोनों रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर घूमते रहते थे और मौका पाकर लाइन में खड़े लोगों की जेब काट लिया करते थे। गाजियाबाद के पौष इलाके लोहिया नगर में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ कई दिनों से पीला पानी आ रहा है। दूषित पानी पीने से यहाँ कई लोगों को त्वचा से जुड़ी बीमारी हो गई।